students, welcome back. The next topic that we are going to start off with, that is nature of the enzyme action, that we have already covered. So basically when we talk about the nature of the enzyme action, how does it works, that means whensoever we have a enzymatic reaction inside the living entity, each enzyme has a substrate. Fine, every enzyme has to bind with its specific substrate at its binding site in its molecule, so that highly reactive enzyme substrate complex can be produced. This is a short-lived, this structure is short-lived and dissociates into product and एंजाइम बैग. सो एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों मिक्स होते हैं. जहाँ सबस्ट्रेट होता है उसमें एंजाइम एक्ट करता है, फिर सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर लॉक एंड की मॉडल की तरह फिट हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट रिलेशनशिप. और इसको सही से समझ लो पीएच टेम्परेचर नहीं है तो ये वापस डिसोसिएट हो जाएगा. फाइन, अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, द सबस्ट्रेट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड देन ऑन द एंजाइम एंड द प्रोडक्ट आर गोइंग टू गेट डिसोसिएटेड. Fine, so this is basically the action of the working of the enzyme. The formation of the enzyme substrate complex is essential for catalysis. Fine, अगर ये bonding नहीं बनेगी तो ये जो reaction होती है उसका catalysis हो ही नहीं पाएगा, उसकी reaction fast हो ही नहीं पाएगी. Fine, the catalytic cycle of enzyme action can be described in the following steps. So basically the substrate binds to the active site of the enzyme, fitting into active site. Substrate जो होता है वो एंजाइम के साइड बाइंड होता है. कौन सी जगह पे बाइंड होगा? ऑब्वियसली जैसे की होती है तो लॉक के अंदर फिट होने के लिए उसे वो प्लेस चाहिए जहाँ वो फिट हो सके, वैसे ही एंजाइम के अंदर होती है एक्टिव साइट. द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप्स ऑफ फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट. सिमिलरली फिर क्या होता है, वो जो सबस्ट्रेट एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बना होता है उसकी वजह से उसके शेप में चेंज होती है. फाइन, जैसे कि लॉक एंड की है तो की वजह से उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, की को जब हम घुमाते हैं तो अंदर का जो स्ट्रक्चर बना होता है उसमें चेंज होता है. फाइन, वैसे ही जैसे ही एंजाइम फिट हो, सबस्ट्रेट और एंजाइम फिट होंगे तो देयर विल बी अल्टरेशन इन द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट. वाई? बिकॉज अब बॉन्डिंग उनके टूट रहे हैं. वो जो सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्डिंग्स हैं, सारे जितने बॉन्ड्स बने हुए हैं वो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे. फाइन, द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड. वो एंजाइम केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करता है सबस्ट्रेट के और न्यू क्या बनाता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से धीरे धीरे वो बन जाता है एंजाइम प्रोडक्ट. फाइन, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम प्रोडक्ट. और फिर लास्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट होता है वो एंजाइम से रिलीज हो जाता है और रिलीज होने के बाद ये प्रोडक्ट हमें मिल जाता है. फाइन, एंड एंजाइम विल बी इन इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड दिस is how the same enzyme keeps on working again and again. Fine, so this is very simple. Now we shall next talk about the factors which affects the enzyme activity. ऐसे कौन कौन से factors हैं जो एंजाइम को अफेक्ट करेंगे. जैसे हमने बात की थी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन को जिन जिन तरह से प्रॉब्लम होती है या फिर वो चेंज होते हैं, वैसे ही हम जब बात करते हैं एंजाइम की, वे भी सेम हमें मैकेनिज्म दिखाएंगे. द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय द चेंज in the conditions which can alter the tertiary structure of a protein. ऐसे जो भी conditions जो प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर को चेंज कर पाएँ, वे सारे के सारे एंजाइम को भी, एंजाइम की एक्टिविटी को भी अल्टर कर सकते हैं, वे सारे कंडीशंस. क्यों? क्योंकि एंजाइम भी भाई प्रोटीन ही है, इसीलिए एंजाइम प्रोटीन को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी कंडीशंस हैं, वे सारी कंडीशंस इस एंजाइम को भी अफेक्ट करेगी. दिस इंक्लूड टेम्परेचर, pH, change in the substrate concentration or binding of a specific chemical that regulate the activity. कितने factors हैं, जब भी आपको पूछा जाए write the factors which affects the enzyme activity, तो आप कितने लिखोगे? 4. पहला है temperature, दूसरा है pH, फाइन, तीसरा है change in substrate concentration और चौथा है binding of the specific chemicals. मतलब में दूसरे chemicals अगर उस reaction में आ जाए और वे कैसे उसको हिंडर कर सकते हैं. फाइन, तो 4 तरह के फैक्टर्स हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड पीएच.
येस, एंजाइम जनरली फंक्शंस इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। हमेशा एंजाइम जो होते हैं उसकी, जैसे हमने आगे बात की थी कि हायर टेम्परेचर हायर पीएच में वे डी नेचर हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो उनकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है टेम्परेचर और पीएच की जिनमें वे काम कर सकते हैं। फाइन, ईच एंजाइम शोज इट्स हाइएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड एट अ पर्टिकुलर पीएच, एंड दैट हाइएस्ट एक्टिविटी एट दैट हाइएस्ट टेम्परेचर और द हाइएस्ट पीएच इज टर्म टू बी एज ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच रिस्पेक्टिवली। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये पीएच है और ये एंजाइम की काम करने की एक्टिविटी की रेट है, वो कितना काम कर सकता है। तो समझ लो पीएच बढ़े ही जा रहा है, पीएच इज़ इंक्रीजिंग। तो आप देख सकते हो पीएच इंक्रीज होते होते एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। जितना पीएच इंक्रीज कर रहे हो उतना एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। बट इस पर्टिकुलर पीएच के आगे, अगर इस पीएच के आगे इस पीएच को बढ़ाया गया तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी धीरे 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 कम होने लगेगी। तो एक पर्टिकुलर फिर आप देखोगे कि भाई पीएच इतना बढ़ा तो उसकी एक्टिविटी तो कम हो गई। फाइन, तो वही चीज़ है, जैसे जैसे आप पीएच को बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी एक्टिविटी कम होती जाएगी। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर पीएच होता है जहाँ वो मैक्सिमम काम कर सकता है। उस पर्टिकुलर पीएच को जहाँ उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उस पीएच को हम बोलेंगे ऑप्टिमम पीएच। फाइन, वैसे ही ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ उसकी एक्टिविटी हाईएस्ट होती है। तो उस टेम्परेचर पे जिस पे ये जो एंजाइम है वो हाईएस्ट काम कर सकता है, फाइन, उसके आगे फिर वो डीनेचर होना शुरू हो जाएगा, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, फिर उसकी एक्टिविटी में हिंड्रेंस आ जाएगी, फिर उसकी काम करने की कैपेसिटी में हिंड्रेंस आ जाएगी। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। फाइन, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच वो होता है जिसपे वे एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी दिखा सकते हैं। फाइन, तो ये दोनों चार्ट थे जो हमने देखे। क्यों? बिकॉज हायर टेम्परेचर पे एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, उनका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। वैसे ही हम थर्ड चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट क्या होता है? जो भाई रिएक्ट करने वाला है उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन से भाई एंजाइम के काम करने का क्या रिलेशन है भाई? तो बेसिकली आप ये चार्ट देख सकते हैं। भाई इस चार्ट से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन दी एंजाइम एक्टिविटी। एक तरफ जैसे कि हमने इस तरफ एक्स एक्सिस पे कोट किया है सबस्ट्रेट, फाइन, और वाई एक्सिस पे हमने कोट किया है उसकी वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हैं। तो सबस्ट्रेट को बढ़ाने पे हम देखेंगे, जैसे कि इसको आप कैसे कर सकते हैं, अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेके, फाइन, अलग अलग टेस्ट ट्यूब हमने ली और समझ लो हर टेस्ट ट्यूब में हम क्या किए जा रहे हैं, इसमें हर टेस्ट ट्यूब में एंजाइम सेम का सेम है। समझना, एंजाइम की जो कॉन्सेंट्रेशन है, समझना, इतने सारे टेस्ट ट्यूब हैं, सबके अंदर एंजाइम की क्वांटिटी सेम है। फाइन, एंजाइम सेम का सेम है, बट हर जगह पे जो सबस्ट्रेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम समझ लो 0.5 मोलर से बढ़ा रहे हैं। फाइन, 0.5 मिली मोलर से समझ लो हम उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। फिर हर सबस्ट्रेट में हम 0.5 मिली मोलर जितना सबस्ट्रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आप क्या देखोगे, हर टेस्ट ट्यूब जो होती है जिनमें एंजाइम सेम है बट सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन, द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, फाइन, द रेट ऑफ रिएक्शन वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, कितनी जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम देखेंगे हर टेस्ट ट्यूब के अंदर जिनमें सबस्ट्रेट बढ़ रहा है उनमें वेलोसिटी भी बढ़ रही है। भाई तो सबस्ट्रेट ज़्यादा डालने से वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, तो भाई थोड़ा सबस्ट्रेट क्यों डालें प्रोडक्ट बनाने के लिए, भर भर के ही डालो। तो उसमें क्या दिखाया गया है, जैसे ही सबस्ट्रेट इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे आप देख सकते हैं उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट इतना है तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ड है, सबस्ट्रेट इतना है तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ड है। पर एक टाइम ऐसा आता है जिनमें आप देखोगे, समझ लो, जैसे कि इस टेस्ट ट्यूब में जितना सबस्ट्रेट है
यस 2.5 समझ लो, 3 समझ लो, 3.5 मिलीमोलर समझ लो। तो इन दोनों टेस्ट ट्यूब में हम देखेंगे द वेलोसिटी रिमेन्स द सेम। वेलोसिटी अब आगे की जितने भी टेस्ट ट्यूब डाल दो, कितने भी सबस्ट्रेट इंक्रीज कर दो, बट सारे के सारे में वेलोसिटी अब सेम ही रही है, अब बढ़ नहीं रही है। तो दिस पॉइंट एट आफ्टर विच एडिशन ऑफ द सबस्ट्रेट विल नॉट इंक्रीज योर वेलोसिटी, दैट एंड the maximum velocity that you have attained by adding the maximum number of substrate to a given solution is termed to be as Vmax, maximum velocity। अब आप कितना भी substrate डाल दो, कहीं इस टेस्ट ट्यूब में कितना भी, आगे की टेस्ट ट्यूब में कितने भी substrate डाल दो, 4 डाल दो, 5 मिलीमोलर डाल दो, 6 मिलीमोलर डाल दो, पर उसकी वेलोसिटी, उस रिएक्शन की वेलोसिटी, उस रिएक्शन की स्पीड अप जो है वो इस Vmax से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अब क्या हो गया है समझ लो, इसमें जितना एंजाइम था, सब में एंजाइम तो सेम ही था। अब सारे एंजाइम, जैसे कि समझ लो हमने बहुत सारे ताले, बहुत सारे लॉक एक जगह पे पड़े हुए हैं, हमने की डालते रहे, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई सारी जो लॉक है वो की में फिट हो गई है। अब आप कितनी भी एक्स्ट्रा की डालो, पर उधर लॉक तो है ही नहीं फिट होने के लिए। अब एंजाइम सेचुरेट हो गया है, क्या हो गया है, सेचुरेट हो गया है। अब जितना भी एंजाइम आपने डाला था वो सेचुरेशन पॉइंट पे आ गया है, अब ज़्यादा एंजाइम है ही नहीं जो इस सबस्ट्रेट को फिट कर पाएगा। फाइन, तो उसी वजह से एंजाइम की सेचुरेशन लेवल आ जाती है, इसीलिए अब एंजाइम किसी भी एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट को फिट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमें जो लास्ट वेलोसिटी जो हम बोलते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो हमें मिल सकती है किसी रिएक्शन में, उसे हम बोलेंगे Vmax, मैक्सिमम वेलोसिटी। फाइन, अब जब मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ की हम बात करते हैं, ये Vmax/2 क्या है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ है। जैसे समझ लो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिल रही है 40, तो उसकी Vmax/2 क्या होगी 20। तो 20 एक ऐसी जगह है जहाँ हमें Vmax की हाफ मिल सकती है। तो मतलब में इसका डबल करने पे हमें Vmax मिलेगा, तो उस पॉइंट को मोलेंगे Vmax/2। फाइन, और उसी को हम जब एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे Vmax/2 को, समझ लो ये 40 है तो Vmax/2 क्या हो गया 20 हो गया। तो इस Vmax/2 को हम आगे ले जाके फिर उसको हम एक्स एक्सिस पे ले जाते हैं, तो दैट गिव्स यू अस द Km, वो हमें कौन सी वैल्यू देता है, Km की वैल्यू देता है। अब Km क्या है, तो Km कुछ नहीं है, मिकैलिश मेंटेन कंट्रोल, दैट इज़ कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है Km, मतलब में होता है, ऐसे साइंटिस्ट जो इनके पीछे काम कर रहे थे इनका नाम दिया गया है, दैट इज़ मिकैलिश मेंटेन कांस्टेंट। फाइन, Km होता है मिकैलिश मेंटेन कांस्टेंट, मतलब में ये ऐसी वैल्यू है, Km ऐसी वैल्यू है जहाँ पे आपको Vmax/2 मिलेगा। फाइन, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होने वाली है उसका हाफ वेलोसिटी आप Km जितना सबस्ट्रेट डालोगे तब आपको मिलेगी, तो उसको बोलेंगे Km। जिन साइंटिस्ट ने इसको फ्रेम किया था उनके नेम के पीछे इनको दिया गया है मिकैलिश मेंटेन कांस्टेंट। फाइन, अब जब कांस्टेंट मिलता है ना, तब जब स्मॉल Km की वैल्यू आती है, जब Km की वैल्यू स्मॉल आती है तो उसका मीनिंग होता है कि भाई एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ईजीली रिएक्ट कर रहा है। बट Km की वैल्यू समझ लो बहुत ज़्यादा आती है, उसका मतलब होता है कि भाई एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड होने में देर लगती है, और एंजाइम सबस्ट्रेट जो रिलेशनशिप है पर्टिकुलर एंजाइम का वो कम है। फाइन, तो ज़्यादातर जो हमें एंजाइम है हमें इस तरह का ग्राफ देते हैं, इस ग्राफ को हम बोलते हैं दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वर्सेस द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम। इसका दूसरा नाम है मिकैलिश मेंटेन कांस्टेंट ग्राफ। फाइन, ये भी आप इसको याद रख सकते हो। तो Km की वैल्यू हमें क्या बताती है, Km की वैल्यू हमें ये बताती है कि भाई आप इसके अगेंस्ट जो ग्राफ, मतलब में इतना सबस्ट्रेट आपने डाला है Km जितना, कांस्टेंट जितना, तो आपको Vmax/2 जितनी वेलोसिटी मिलेगी आपके एंजाइम में। फाइन, और उसको आपको मैक्सिमम ले जाने के लिए उसका डबल करना पड़ेगा। फाइन, जैसे कि आपकी वैल्यू Km से आई 20, ये मैक्सिमम वैल्यू है समझ लो, तो 20 आई तो आपको पता चल जाएगा कि आपको वेलोसिटी को मैक्सिमम करने के लिए 40 तक ले जाना पड़ेगा। फाइन, तो वही चीज़ है
जो आपको इस ग्राफ में सिखाई गई है। तो हमने सीखा हाउ डज़ द टेम्परेचर अफेक्ट्स, हाउ डज़ द pH अफेक्ट्स, हाउ डज़ द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट्स। फाइन, अब नेक्स्ट थिंग है बाइंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट्स द एक्टिविटी। जब हम बाइंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल की बात करते हैं तो ये हमने पढ़ा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। फाइन, अब हम बात करते हैं बाइंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल्स टू द एंजाइम। अब जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है उस एंजाइमेटिक रिएक्शन में होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट। फाइन, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड्स टू द एंजाइम। बट कभी कभार क्या हो जाता है, भाई सबस्ट्रेट तो है ही है, समझ लो सबस्ट्रेट तो है ही है, बट साथ ही साथ कॉम्पिटिशन में कुछ आधे ऐसे केमिकल घुस जाते हैं या फिर ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो भी इसके साथ बाइंड करना चाहते हैं। फाइन, तो क्या होगा भाई, ये इसके जैसा सिमिलर है, सेम दिखता है। फाइन, इसके जैसा सेम दिखता है तो इसकी वजह से ये इसके साथ बाइंड कर सकता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ दिस एंजाइम, तो इसके साथ बाइंड कर सकता है। फाइन, so basically the activity of the enzyme is also sensitized to the presence of specific chemicals that binds to the enzyme. When the binding of the chemicals shuts off the enzymatic activity, the process is termed to be as inhibition and that particular chemical is termed to be as inhibitor. अगर ये आके इसके साथ बाइंड हो गया है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बाइंड हो ही नहीं पाएंगे, आगे रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, और ये जो रिएक्शन है इसकी वजह से ये इसके साथ आके फिट हो गया है। तो जैसे कि ये लॉक है, ये की है, बट उसकी जैसी एक सिमिलर की है जो भी इसमें फिट हो सकती है। तो ये की इसमें फिट हो गई है बट ये रिएक्शन को ये दरवाज़ा नहीं खोल सकती। तो वही चीज़ है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा था, द डोर वॉज ओपनिंग, बट ये इसके साथ बाइंड हो गया और एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसकी वजह से आगे रिएक्शन फॉरवर्ड ही नहीं हो रही। तो इस पर्टिकुलर केमिकल को हम बोलेंगे इनहिबिटर। क्या बोलेंगे? इनहिबिटर। फाइन, और इस प्रोसेस को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। और ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं बहुत काम के होते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसा था प्रोटीन है जो, जैसे कि आप बोलो टीचर हमारा जो हेयर का प्रोटीन है वो क्या बनता ही रहता है, हमारे आई का प्रोटीन है वो क्या बनता ही रहता है? नहीं भाई, एक टाइम आने पे वे स्टॉप हो जाते हैं, जो हम आगे क्लास चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जो हमारी जो डीएनए होती हैं, जो आरएनए के लिए कोड करती हैं, फिर इसमें से बनता है प्रोटीन। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इसके ऊपर आके ऐसे कुछ ज़्यादा इनहिबिटर्स बैठ जाते हैं, फाइन, जिनकी वजह से ये आगे प्रोसेस ही ना हो पाए। तो डीएनए में से आरएनए बनेगा ही नहीं, आरएनए से वो पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो वही है, ये जो इनहिबिटर्स होते हैं वो बहुत काम के होते हैं किसी रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए, बिकॉज ये रिएक्शंस कंटिन्यूस क्या की जाती है, होती ही जाती हैं। तो इसको स्टॉप करने के लिए पर्टिकुलर क्या होते हैं, पर्टिकुलर इनहिबिटर्स होते हैं जो रिएक्शन को स्टॉप करवाने में मदद करते हैं। फाइन, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है इधर, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेज डिहाइड्रोजिनेज। ये चीज़ हम जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब उसमें ये चीज़ पढ़ेंगे अच्छे से। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट। फाइन, अब इसमें एंजाइम कौन सा है? सक्सिनेज डिहाइड्रोजिनेज। फाइन, और वो किस पे काम करता है? सबस्ट्रेट है सक्सिनेट। उसका सबस्ट्रेट क्या है? तो भाई उसका सबस्ट्रेट है सक्सिनेट। फाइन, और एंजाइम कौन सा है? दैट इज़ सक्सिनेज डिहाइड्रोजिनेज। फाइन, अब मेलोनेट करके एक ऐसा केमिकल है जो सेम सक्सिनेट जैसा दिखता है। तो वो क्या करता है, इसके साथ आके मेलोनेट बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से सक्सिनेट इसके साथ बाइंड नहीं हो पाता और इस रिएक्शन को फिर वो क्या कर देता है, शट डाउन कर देता है। फाइन, तो हमने 4 चीज़ें पढ़ी विच अफेक्ट्स द एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर, पीएच, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, और चौथा हमने पढ़ा इनहिबिटर्स। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी शैल इन द कमिंग क्लास कंप्लीट दिस चैप्टर and please start on completing the exercise questions, and this is all for today. Thank you.